के पढ़ने वाले मस्त रहने वाले। अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट को समझने का जो हथियार अपने को चाहिए, जो मैथमेटिकल टूल चाहिए, उसका आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था मैंने कि बिना पिस्टल पकड़े हम लोग कैसे फायर करेंगे। फिजिक्स का ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसे होगा। समझ में आना चाहिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और उसका न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कि कैसे पिस्टल को पकड़ा जाए, यानी कि फिजिक्स का जो गन है उसको कैसे पकड़ें ताकि फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो पकड़ने का काम कौन सिखाएगा? मैथ्स सिखाएगा। लेकिन मैथ्स जो हमें यूज़ करने हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए, वो कॉन्सेप्ट आपको 12th के मैथ्स में पढ़ने हैं, कैलकुलस पढ़ने होंगे। तो कैलकुलस क्या है? 12th के पूरे सिलेबस, 12th मैथ्स के सिलेबस का ऑलमोस्ट 45% है। लोग 4-4 महीने पढ़ते हैं भाई कैलकुलस, और ये बोर्ड 12th के बोर्ड मैथ्स एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 45% मार्क्स इसी से आते हैं, कैलकुलस एंड वेक्टर। तो कैलकुलस एंड वेक्टर, तो कैलकुलस और वेक्टर का इंट्रोडक्टरी बात जो हम लोगों को फिजिक्स में यूज़ करने हैं वो पहले अच्छे से जानने पड़ेंगे। लेकिन वो 4 मंथ वाला नहीं जानने पड़ेंगे, हमें फिज़िक्स के यूज़ के लिए, फिजिक्स में जहाँ जहाँ जो अप्लाई होता है उनको समझने के लिए बस थोड़ा सा 2-4 क्लास करने पड़ेंगे। तो वो हम लोग अच्छे से समझ लें। तो चाहे आप मेडिकल लिए हों, नॉन मेड लिए हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथ्स आपके पास आगे है या नहीं है उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जो ये मैथमेटिकल टूल बताए जाएंगे, 2 क्लास डिफरेंशिएशन में, 2 क्लास इंटीग्रेशन में और 5-6 क्लास वेक्टर्स में, ये कराने पड़ेंगे। ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, वेक्टर जरूर तुम्हारे सिलेबस में है, चैप्टर 4 में, फिजिक्स में भी, और ज़्यादा आपका मैथ्स में होगा 3D वेक्टर्स एनालिसिस अलग होता है। तो फिलहाल ये है कि हम लोग कैलकुलस शुरू करें। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके 2 पार्ट हैं। जैसे मैथ्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, अलजेब्रा होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं, ये सब होते हैं। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही समझो कि ये भी है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग 10th तक में डील नहीं किए थे, लेकिन अब हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। ठीक है, तो इसके बिना तो फिजिक्स में हम लोग समझो कि पैर तोड़ दिया गया और बोला गया कि फिजिक्स का रेस जीत लो। कैसे जीतेंगे? पहले पक्का करना चाहिए। तो हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करें। कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट भी शुरू कर रहे हैं। इसका 2 इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, 2 पार्ट हैं। दोनों समझो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करने पड़ते हैं। लेकिन याद रहे कि मैं जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करा रहा हूँ सिर्फ इस पर्पज से करा रहा हूँ कि तुम्हारा फिजिक्स में जहाँ जहाँ यूज़ हो वो आपका स्मूथली निकल जाए, बस। इसके लिए ये नहीं कि मैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ा दूँ तो तुम मैथ्स का बुक निकाल दिया और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई भी करना चाहो तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए कम से कम तुम्हें 100 आवर का क्लास करने पड़ जाएंगे, 80 आवर के क्लास करने पड़ जाएंगे, जहां हम लोग अभी 10 आवर्स का काम करेंगे। तो ये क्या है कि थोड़ा हम लोग फिजिक्स में काम चलाने लायक करेंगे। ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेशन में 50 फॉर्मूला है, 50 कॉन्सेप्ट हैं, तो हम लोग 10 को सीखेंगे, बस। वही 10 ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए वही सीखेंगे। ठीक है, बात तो क्लियर हो गई। अब जरा हम लोग शुरू करें इंटीग्रेशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन पर काम करेंगे। इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो भाई, 2 चीज़ हैं। एक, इसको इवेलुएट करना, इसके फॉर्मूला को जानना, उसको हम लोग इवेलुएट करना सीखेंगे। फॉर्मूला जानना, उसका यूज़ करना, ठीक है, इवेलुएट करना। और दूसरा होता है इसका मीनिंग पार्ट। ठीक है, क्या हुआ डिफरेंशिएशन, क्या हुआ इंटीग्रेशन। उसी तरह से यहाँ भी इवेलुएशन पार्ट है और मीनिंग पार्ट है। दोनों अलग अलग हम लोग डील करेंगे। कुछ टीचर टाइम सेव करने के चक्कर में चलो डिफरेंशिएशन का मीनिंग और इवेलुएशन फार्मूला सब कुछ एक ही दिन बता दिया, तो एक क्लास में हो सकता है, लेकिन वो फिर शॉर्टकट हो जाए, फिर वो उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर आप आगे कंफ्यूज ही रह जाओगे, क्या फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग जो भी समझें वो क्लियर करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, बढ़िया होगा। इसलिए आज हम लोगों का पार्ट होगा इंटीग्रेशन का इवेलुएशन पार्ट। मीन्स फॉर्मूला जानो, उसको अप्लाई करना सीखो, और बिना इसके मीनिंग में गए अभी हम लोग बिल्कुल आइसोलेट करेंगे। अब कार ड्राइविंग सीखनी है तो पहले स्टीयरिंग पकड़ना सीख रहे हैं, तो बस अपना फोकस स्टीयरिंग पे होगा। गियर कैसे चेंज होगा, गियर चेंज करने से कैसे कैसे चेंज होते हैं, वो क्या है, क्लच क्या है, ये सब आपको अभी ध्यान नहीं देने हैं। अभी फोकस क्या है पूरे कैलकुलस में? सिर्फ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का सिर्फ इवेलुएशन पार्ट, दैट्स इट। इस पे अपना फोकस रखो। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है कि उसका मीनिंग क्या, वो क्या निकला, इंटीग्रेशन कर दिए 5 निकला, क्या निकला 5, वो मीनिंग वाले दिन अलग। अभी इवेलुएशन पार्ट। चलो इसको पहले हम लोग
हम लोग मान लो इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले इसको पढ़ना सीखें। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो स्नेक की तरह है ना, स्नेक की तरह समझो। पहले स्नेक से दोस्ती करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन सीखेंगे, तो फिजिक्स काटेगा नहीं तो फिजिक्स जो है ना डस लेगा। बहुत सारे लोग, बहुत ब्रिलियंट बच्चे जो 10th में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए, 99% लाए, 100% लाए, 10 CGPA लाए, लेकिन उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो स्नेक काट लिया तो बस काट ही लिया, बस गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे लोग फिर गड़बड़ हो जाते हैं भाई फिजिक्स में आकर के। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग समझे ये स्नेक जो है ना वो सिंबल है इंटीग्रेशन का। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पावर 1 इंक्रीज हो जाता है, दैट इज एक्स क्यू हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये कैसे हो रहा है वो भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। पढ़ेंगे इसको, तुम भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, फिलहाल के लिए ऐसे ही इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको भाई, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी जो है ना, डी के साथ x लगा हुआ है तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। ये dx क्या है, तो dx हम लोग आगे पढ़ के जब मीनिंग वाले दिन पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज इन x। डिफरेंशियल चेंज इन x मतलब x में बहुत 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 छोटा चेंज, इतना छोटा चेंज जितना छोटा हम लोग सोच भी ना पाए, उससे भी छोटा, मीन्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। मतलब x में जो चेंज कर रहे हैं डेल्टा x बोलते हैं। x में चेंज जो होता है उसको डेल्टा x मान लो। x कोऑर्डिनेट x2 हो गया, पहले x1 था तो x2 कोऑर्डिनेट मान लो 5 हो गया, पहले 2 था कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया ना, 3 इज डेल्टा x। लेकिन ये जब डेल्टा x वेरी वेरी स्मॉल होने लग गया, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होने लग गया। टेंडिंग टू 0 का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, बट इट विल अप्रोच टू 0। इट मीन्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब ऑलमोस्ट 0। इस ऑलमोस्ट 0 डेल्टा x टेंडिंग टू 0 को ही हम लोग dx बोलते हैं, डिफरेंशियल चेंज इन x बोलते हैं। और ये मीनिंग वाले दिन और ज़्यादा समझ पाएंगे। आज के लिए तो इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप रखेंगे, साइड रखेंगे। देखो वी आर इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला हम लोग अभी लिखेंगे। तो इसका जो पावर होता है, x का जो भी पावर होता है उसको एक इंक्रीज करने पड़ते हैं और इंक्रीज पावर से डिवाइड करने पड़ते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वी आर इंटीग्रेटिंग x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो आएगा x टू द पावर n प्लस 1। कहाँ से फॉर्मूला आया ये अपना कंसर्न नहीं है, अभी उसमें बिल्कुल फोकस नहीं रखने हैं। ये होता है मीन्स जो पावर है वो पावर एक इंक्रीज कर दो, 1 ऐड कर दो, और ये जो इंक्रीज पावर है उसी से डिवाइड कर दो। लेकिन ये फॉर्मूला तब ही वैलिड है जब n नॉट इक्वल टू -1 होगा, मतलब पावर जो है वो -1 ना हो, क्योंकि उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, जब x हमारा -1 हो, दैट इज 1/x, इसी क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1 -1, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका अलग फॉर्मूला बनता है, उसको बोलते हैं log x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों को डाल देने चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देने चाहिए। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा इस पर अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मीनिंग वाले दिन तो समझ में आएगा। बाकी तो आगे जब मैथ्स में पढ़ोगे तो और ज़्यादा इसके डिटेल मिलेंगे तो उस समय और समझ में आएगा। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझो कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो एक रिजल्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर देना चाहिए। फार्मूला नंबर 1 मैंने बताया कि 8 to 10 फार्मूला पढ़ेंगे जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और ऐसे 50-60 फार्मूला है उन सबसे हमारा कंसर्न नहीं है। जो मैथ्स पढ़ेंगे अपने आप करेंगे, फिजिक्स में ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वही हम लोग करेंगे। चलो यहाँ तक तो लिख लो कम से कम, ये पहले पढ़ने का काम किया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कितना आया, तो x³/3 आया। उसको पढ़ लिया हम लोगों ने इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज x³/3, ऐसे पढ़ लिया। ठीक है, अब जरा फार्मूला नंबर 1 हम लोगों ने देखा, x टू द पावर n को जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज पावर से डिवाइड करते हैं। बट ये जरूर पहले चेक कर लेते हैं कि पावर कहीं -1 तो नहीं है।
-1 नहीं है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि -1 हुआ पावर तो उसके लिए log x बन जाएगा। अब इसी का एक एग्जाम्पल था, समझो इसी का एक एग्जाम्पल है। x स्क्वायर देख रहे हो, n के बदले में 2 है, तो क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन जब किया हम लोगों ने तो x का पावर 2 + 1 पावर 2 है, पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज x³/3 x³/3 हो गया। चलो इसी का हम लोग अब थोड़ा एक दो और एग्जाम्पल देख लें। मान लो हम लोग रूट एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? रूट एक्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x का पावर 1/2 है भाई। देखो भाई अभी तो मैंने इंटीग्रेट किया नहीं है, अभी तो इसका बस मैंने फॉर्मेट चेंज किया, पावर में दिखा दिया, तो इसलिए अभी इंटीग्रेट इवेल्युएशन नहीं किए हैं अभी, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन कैरी करेंगे। dx था, dx रखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन भी रखेंगे और रूट एक्स को बस ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद जब लिखेंगे तो अब क्योंकि ये फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है भाई, तो अब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो बताओ अब इंटीग्रेट कर देंगे, जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन गायब। तो ये जब इंटीग्रेट करके जो ये पूरा रिजल्ट आएगा वो आएगा x का पावर जो था पावर 1 इंक्रीज कर दो और इंक्रीज पावर से ही डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा x का पावर 3/2 हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इट मीन्स क्या हो जाएगा ये 2/3 x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में डाल देना चाहिए। हो गया आंसर, इंटीग्रेट कर दिए। अब क्या है इंटीग्रेट करके मीनिंग वाला पार्ट, अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे, हर चीज़ एक बार में नहीं सीख सकते। फर्स्ट डे स्टीयरिंग पकड़ना सीख रहे हैं कार का, तो स्टीयरिंग ही पकड़ना सीखें, उसी पे फोकस रखें, दिमाग कहीं भी गियर में ना लगाएं, क्या हो रहा है क्या आया ये उससे भी फोकस मत करें। नेक्स्ट मान लो हमारा कुछ और है 1/√x है या क्यूबिक रूट है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बताओ भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अभी हमें पावर वाला तो पढ़ा है हम लोगों ने, पावर वाला में क्या ये फिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। तो अभी इंटीग्रेट तो नहीं कर रहे, अभी तो इसको लिख रहे हो। ये हो गया 1/x⁴ क्या हो जाएगा ये 1/3। जब ये देख रहे हो क्यूबिक रूट है, इसका मतलब अगर ये 3 नहीं लिखा होता तो हाफ पावर होता, लेकिन लिखा हुआ है पावर 1/3 है dx। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब जब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मतलब इस पूरी चीज़ का इवेल्युएशन हमें मिल गया, इवेल्युएशन हो गया। और ये कितना हो जाएगा, तो x का जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करो और वही इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दो। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, 1 + 3 दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 इट मीन्स 3/4 x⁴ 4/3 और ये हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में ऐड कर देना चाहिए। ब्रैकेट का खूब यूज़ करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि इधर उधर इक्वल टू इधर चला गया उधर चला गया, ये सब नहीं होना चाहिए। और जब इंटीग्रेट कर दिए तो फिर आपको इंटीग्रेशन का साइन यूज़ नहीं करना, यानी कि फिर इंटीग्रेट भी कर दिया और ये भी लिख रहे हैं नहीं, जैसे ही इवेल्युएशन कर दिया, जैसे ही फॉर्मूला लगा दिया तो इंटीग्रेशन भी गायब, dx भी गायब, बच गया ये रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक चीज़ और देखें अब हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है, फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूँ, कभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, मान लो c0 कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और ये कोई एक्सप्रेशन ऑफ x है और इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट फैक्टर है बाहर निकाल लेंगे, एग्जांपल भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ। और जो बचेगा fx यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ x उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मान लो आ गया 3x² आ गया, मान इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, x² खाली होता इंटीग्रेट कर लेते हैं x⁴ फॉर्मूला से, बट ये x² ओनली नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड है, खाली fx होता है, एक्सप्रेशन ऑफ x। ये एक्सप्रेशन ऑफ x ही तो है, समझो x² x³ कुछ भी हो जाए, sin x हो जाए, log x हो जाए, कुछ भी हो जाए, x का फंक्शन मीन्स x के फॉर्म में कुछ एक्सप्रेशन। तो ये फंक्शन ऑफ x का मतलब यही होता है कि देयर विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। तो समथिंग कुछ भी हो सकता है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें कुछ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा देन कांस्टेंट फैक्टर जो मल्टीप्लाइड है वो कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन आउटसाइड चला जाएगा, आउटसाइड रख के ही मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ जो मल्टीप्लाइड था वो बाहर निकल जाए इंटीग्रेशन के, और जो इवेल्युएशन करेंगे वो इससे fx का करेंगे और ये ऐसे ही मल्टीप्लाइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 3 था कांस्टेंट फैक्टर, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 3 को पहले बाहर निकाल लिया और x² बच गया, उसी को अब इंटीग्रेट करेंगे। 3 अपना बाहर है, कोई बात नहीं है। अब इसको जब इवेल्युएट करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा रिजल्ट तुम्हारा, तो x का पावर
2 है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, दैट इज क्या मिल गया 3, तो एज इट इज बाहर से है मल्टीप्लाइड, और ये हो गया x³ डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में डाल देंगे, चिपका देंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लो, और अभी मैं दूंगा कुछ तो तुम्हें प्रैक्टिस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो, ये तो नोट कर लो फटाफट, और लगा करके बीच बीच में नोट करने हैं, कुछ भी छोड़ने नहीं है, और ये छोड़े तो समझो फिजिक्स छूटेगा। ये हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया कि एनी कांस्टेंट विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, एनी कांस्टेंट फैक्टर विल बी टेकन, एनी कांस्टेंट पावर विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। धीरे धीरे और इसको पहचानने लगेंगे, अभी फर्स्ट डे है इसका, इसलिए थोड़ा कम ही पहचान पाओगे, बट कोई बात नहीं, लिखो लिखो भाई, लिखो इसको। चलो लिख लिए, अब आगे बढ़े हम लोग, कुछ और फॉर्मूला को भी देखेंगे। फॉर्मूला तो आज 8 to 10 फॉर्मूला तो देखने पड़ेंगे, उन सबको हजम करने ही पड़ेंगे। चलो ये लिख लिया हम लोगों ने, कांस्टेंट फैक्टर इज टेकन आउटसाइड, कर लेंगे काम। अब जरा देखो नेक्स्ट हम लोग देखें, कभी कभी ऐसा होता है, देखो 3x to the power 5 प्लस 2x, मान लो ये आया, इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, यही आ गया फंक्शन ऑफ x, ये है सम एक्सप्रेशन ऑफ x। ये क्या हो गया, सम एक्सप्रेशन ऑफ x एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब देयर विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, तो ये है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने हैं, अब क्या करें, हमें तो नहीं पता भाई, हमें ओनली x to the power 5 होता तो निकाल लेते। चलो अभी तो ये सीख लिया कि 3 से मल्टीप्लाई है, 3 को बाहर निकाल लेंगे और कर देंगे, लेकिन ये प्लस बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जब भी ऐसा प्लस या माइनस आए, मतलब एक फंक्शन है सम एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस दूसरा एक्सप्रेशन ऑफ x है मान लो f2x, और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करने हों तो क्या होगा भाई, तो जब भी ऐसा हो सम एक्सप्रेशन ऑफ x सम अनदर एक्सप्रेशन ऑफ x f1x प्लस f2x हो या f1x माइनस f2x हो, ऐसा कुछ भी हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर देने, मीन्स पहले इंटीग्रेशन और dx इस पे अप्लाई कर दो, दैट इज f1x dx, इंटीग्रेट कर दो इसको, बीच में प्लस है तो प्लस यूज करना, माइनस है तो माइनस यूज करना, और फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे अब f2x को भी इंटीग्रेट कर दो, यानी कि दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर देना है, प्लस है तो प्लस रहेगा बीच में, माइनस है तो माइनस रहेगा, इट मीन्स अलग अलग टर्म अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक, अब जरा इसको इवेलुएट कर दिया जाए, अब इसको इस बेसिस पे क्या कहेंगे भाई, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे 3x to the power 5 dx, इसको इससे भी इसको इससे भी, जैसे ब्रैकेट ब्रेक करते हो दोनों में, तो वैसे ही इसको इससे और इसको इससे कर दिया, फिर बीच में आया प्लस तो प्लस रहेगा कोई बात नहीं है, और फिर हम लोग 2x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट का यूज में कोई कंजूसी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कंजूसी करने का, ब्रैकेट से कंफ्यूजन दूर होते हैं। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तक आ गए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आगे का स्टेप तो आपको पता है कि 3 कांस्टेंट फैक्टर है, इट विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, तो 3 बाहर आ गया, x to the power 5 dx, ऐसा हो गया। चलो कोई बात नहीं, इधर भी 2 कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर निकल जाएगा भाई, बाहर निकाल दोगे इसको, और बच जाएगा क्या, x हो जाएगा ऐसे, फिर क्या हो जाएगा बोलो इसके आगे, 3x to the power 5 का क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी x to the power 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 + 1 यानी कि 6 प्लस 2 इंटू x to the power 1 है, ये कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या मिला, 3 इंटू x to the power 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा, हाफ x to the power 6 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया तुम्हें प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इवेलुएट हो गया और ये बन गया फॉर्मूला। ये क्या बन गया भाई, फॉर्मूला। चलो इसको लिख लो जल्दी से, पॉज लगा लो और जल्दी से इसको लिख लो, ताकि कभी भी ऐसा आए तो आप भी कर पाओ। सम फंक्शन ऑफ x ऐसा है कि जिसमें दो अलग अलग फंक्शन हैं, तो दोनों को अलग अलग कर दो और इंटीग्रेट कर दो, फॉर्मूला बन गया ये। और इधर एग्जाम्पल के साथ समझते चलेंगे, बहुत आराम से समझते चलेंगे, एक एक करके स्टेप वाइज ही चलेंगे, टुकड़े में ही चलेंगे, एक ही बार सब कुछ आप जानना चाहोगे, कंफ्यूजन में फंस जाओगे। चलो ठीक है, ये लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब एक हमें तुम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो इंटीग्रेशन dx है, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन dx, ओनली इंटीग्रेशन dx है, तो क्या करोगे,
सोच लो, एक बार पॉइंट लगा के सोच लो क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो x का कोई पावर भी नहीं है। चलो तो इसको ऐसे इवेलुएट करेंगे कि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाइड किसी भी में समझ सकते हो, 5 है तो समझो 5 इंटू 1 है, तो एक 1 है समझो कि, और इस 1 को तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब तो ये आ गया उस फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो ठीक है भाई, यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, -1 तो नहीं है, 0 है, अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x टू द पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, ये मिल जाएगा। इवेलुएट करके इंटीग्रेशन अब हट गया, इवेलुएट हो गया, क्या मिला, x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज x। सो इंटीग्रेशन dx इज x, और इंटीग्रेशन x अगर होता तो क्या होता, तो ये हो जाता पावर 1 है तो x²/2 हो जाता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रखने ही होते हैं, इसलिए ये भी हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, लिख लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा ही देने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा sin x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डाल ही देने हैं, डाल ही देते हैं लोग। फॉर्मूला अब ये आया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, ज़्यादा नहीं साइन कॉस वाला यूज होता है, तो और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो वो होगा माइनस ऑफ cos x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये डाल देंगे, और एक और sec स्क्वायर x है उसका इंटीग्रेशन होता है tan x। ये 3 ही याद रखो, स्कूल में या हम लोग का फिजिक्स में इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही का हम लोग याद रखें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में काम हो जाएगा। चलो अब जरा देखो, क्योंकि आज जो हम लोग करेंगे वो बेसिक एलिमेंट्री करेंगे, फिर जब डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा तो थोड़ा बहुत और हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके हुए कंबाइंड क्वेश्चन थोड़े बहुत देख लेंगे, ताकि हमारा फिजिक्स का काम हो जाए। ये x के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, और ये आया। चलो अगर मैं ये बोलूँ 3 cos x + 2 sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करने हैं, तो बताओ क्या करोगे, कर दो जल्दी से, इसको कर लो भाई। फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, और ये फॉर्मूला मालूम ही है तुम्हें कि ऐसे जब भी होता है सम एक्सप्रेशन ऑफ x, तो बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे भाई, 3 cos x dx + 2 sin x dx, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया, ओनली बच गया cos x का इंटीग्रेशन जो इसका फॉर्मूला मालूम है, और इधर 2 है और sin x का इंटीग्रेशन जिसका भी फॉर्मूला तुम्हें मालूम है। बस अब बताओ 3 cos x का इंटीग्रेशन देखो sin x, तो यहाँ पे sin x लिखेंगे, और प्लस 2 sin x का इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ पे माइनस cos x लिखेंगे, बात खत्म होगी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे और ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, लिख लो जल्दी से लिख लो फटाफट भाई, ये सब तो पिस्टल पकड़ने का उपाय है, ये सब जब नहीं करेंगे तो आगे फंसने के चांस बनेंगे, इसलिए ये सब तो याद रखना ही है। और x के फॉर्म में आ रहा है तो ऐसा लिख रहे हो, t का फॉर्म भी हो सकता है, चलो अभी दिखा रहा हूँ, ये तो लिख लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, मान लो आ जाए दूसरा, t² - 3t + 4, चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। 4 का क्या इंटीग्रेशन होगा या 2 का क्या इंटीग्रेशन होगा, चलो साइड से दिखा दे रहा हूँ। मान लो ओनली 2 आ जाए तुम्हारे पास, ऐसे को इंटीग्रेट करना हो, ऐसे एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये हेल्प करेगा तुम्हें। इसमें 2 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या समझेंगे भाई, क्या समझेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये लिख सकते हैं 2 × 1 तो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 × x का पावर 0, ये भी लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट फैक्टर है बाहर हो गया, और x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट कर सकते हैं भाई, कैसे करेंगे, 2 × x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, इट मीन्स क्या मिल गया, 2 × x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2x, सो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x। अगर ये यहाँ पे 3 होता तो 3 बाहर आ जाता समझो, और 1 रहता, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है,
2 बाहर हो जाता है, 1 रहता है। 1 मतलब क्या, x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x आता है। इसलिए 5 रहेगा 5 dx, तो 5x हो जाएगा इंटीग्रेट करके। 2 रहेगा तो 2x हो जाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि 2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन 1 का तो होता ही है। x बताया था, 1 का अगर इंटीग्रेट कर रहे हो यानी कि कुछ भी ना दिया जाए, ओनली dx मतलब 1 ही है, यानी कि x टू द पावर 0 है, और वो क्या है इंटीग्रेट करने के बाद x है, क्योंकि x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज है क्या, x। कोई कंफ्यूजन नहीं। जब भी कांस्टेंट आएगा तो वैसे ही काम करोगे, जो भी कांस्टेंट आया वो बाहर निकला, बाकी बचा 1 मतलब उसका इंटीग्रेट करेंगे तो x, क्योंकि 1 का मतलब होता है x टू द पावर 0। चलो अब जरा इसको इंटीग्रेट करना था, इसको क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे हवन करने से क्या होगा, इसको इवेलुएट करने पड़ेंगे। और कैसे करेंगे भाई, तो अलग अलग करेंगे। फिर से बोलो, t² dt हो जाएगा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 3t dt हो जाएगा, प्लस बच जाएगा क्या 4 dt। अच्छा dx लिख दिया, यहाँ dt रहेगा। जब ये टाइम का है तो टाइम का t रहेगा, और x का रहेगा तो यहाँ dx रहेगा। मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग t² माइनस 3t, ये है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एज ए फंक्शन ऑफ x होता है तो यहाँ x रहता है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, टाइम है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन dt 4 dt। चलो अब ये आ गया, अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि ये t² x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x टू द पावर n मतलब t टू द पावर n, क्योंकि x टू द पावर n होता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ t² को इंटीग्रेट करने हैं t के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा t का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। वेरी गुड। माइनस 3 बाहर निकल गया, बच गया t, तो t का पावर 1 है भाई, तो t का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 मतलब 2, और प्लस 4 और इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है पता ही है तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब 1 है ओनली, 4 तो बाहर आ गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी हो गई, कोई बात नहीं। t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3t² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, और इंटीग्रेशन dt क्या होगा, इंटीग्रेशन dt का मतलब वही वाला, ये वाला इंटीग्रेशन dt मतलब t होगा ना भाई। इंटीग्रेशन dt का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन dt मीन्स इंटीग्रेशन 1 का करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको t का पावर 0 लिखेंगे और इसी को इंटीग्रेट करेंगे, और ये हो जाएगा t का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 दैट इज t का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये मिल जाएगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देना चाहिए, नहीं भी डालोगे तो तुम्हारे मार्क्स फिजिक्स में नहीं कट जाएंगे। हाँ डालना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए डालने का। ये हो गया यहाँ तक, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, तो 1/3t³ माइनस 3/2t² और प्लस 4t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में चिपका देंगे फेविक्विक से, छूटे ही नहीं, बिल्कुल निकले ही नहीं, फेविक्विक से चिपका दिया। चलो भाई तुम भी चिपका दो अपने कॉपी में, फटाफट चिपकाओ इसको, जल्दी से चिपका डालो। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे भाई, खूब प्रैक्टिस करने होंगे। चलो ये समझ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा दिखा दिया तुम्हें। अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल पे चले हम लोग, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देखने हैं। चलो देखा जाए। देखो एक और फॉर्मूला लिखेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ठीक है। और e⁻2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, जो यहाँ कोफिशिएंट है वो समझो कि डिवाइड हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो डाल देना चाहिए। अभी तो फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखेंगे, ये वाला याद रखना, ये वाला भी याद रखना, आगे काम आएंगे। मीन्स e⁻x का इंटीग्रेशन वही रह जाता है, इसको अपना बहुत अच्छा लगता है। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रहता है, e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x ही रहेगा, लेकिन डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो पावर होता है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन अभी तो पढ़ा नहीं है फिलहाल। जो इसका है कोफिशिएंट समझो उससे डिवाइड कर देने हैं इस तरह के फॉर्मेट में, यानी कि e⁻ अगर kx हो जाए और इसका इंटीग्रेट करने हो तो e⁻kx का e⁻kx हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये k हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज
सम कांस्टेंट। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है, ये इसके लिए बन गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, मतलब सम कांस्टेंट और इसका पावर वेरिएबल x है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स का एक स्पेशल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। कोई बात नहीं, जैसे लॉग होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसको हम लोग लॉग फंक्शन बोलते हैं। इसका बेस जनरली ई होता है, 10 बेस पे भी होता है। अगर 10 बेस पे इसको कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने होते हैं। किसी भी लॉग फंक्शन को अगर हमें इसका बेस 10 बेस पे लाना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन वैसे मैथ्स में आता है ये, लेकिन कुछ मैं मैथ्स का फंक्शन लॉग फंक्शन एक दिन आधा घंटे पढ़ा दूंगा अलग से। अभी यहाँ पे इस पर डिटेल करना टॉपिक से डेविएशन हो जाएगा। तो लॉग का जनरली बेस ई होता है, बट हम लोग 10 बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉग का जो टेबल आपके पास अवेलेबल होता है वो 10 बेस पे अवेलेबल होता है। लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरह से 10 बेस पे हमें अवेलेबल होता है। ये बेस बोलते हैं, ये आर्गूमेंट बोलते हैं लॉग फंक्शन का। आगे पढ़ेंगे, चलो अलग उसको देख लेंगे हम लोग इसी दिन। फिलहाल ये है कि log x होता है ये, और इसको हम लोग इस तरह से बेस कन्वर्ट कर सकते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं। और एक फॉर्मूला तो लिखवाया ही था कि 1/x अगर आ गया तुम्हारा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो log x हो जाएगा। बेस हमारा ये है, log x बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते ही हैं तो ये फॉर्मूला भी याद रहेंगे। चलो ये फॉर्मूला को लिख डालो जल्दी से, इन फॉर्मूलाज को भी लिख दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये ध्यान नहीं रखने फार्मूला कहाँ से आया, क्यों फार्मूला आया, इनका मीनिंग क्या है, वो सब पे ध्यान लगाओगे तो मेन मुद्दा से भटक जाओगे। वो ज़रूरत नहीं है, एक एक करके पार्ट वाइज क्लियर करेंगे। आज का फोकस यही है कि इसको इवेलुएट करना और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और मैं कुछ दिखाऊं तुम्हें, और तो फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा और अब ज़रा देखेंगे। ये समझ गए, चलो ठीक है। अब ज़रा और हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करें। चलो एक दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। 2 sin t minus 3 e to the power t plus 3 cos t dt कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, जल्दी से कर लो। पॉज लगा करके भाई, पॉज लगा के जल्दी से करो। 1 2 3 हो जाओ शुरू। हो गया होगा, हो गया होगा भाई। चलो देखो अब क्या करने हैं, इसको जरा समझ लिया जाए। तो इसको अलग अलग तो करेंगे ही, तुम्हें तो पता है कि अलग अलग कर देने चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin t dt अलग अलग कर दिया, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, समझो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया अलग अलग हो गया। बाकी क्या बच गया, माइनस था, चलो माइनस रखेंगे। और 3 e to the power t dt, और प्लस था तो प्लस रखेंगे, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ये वाला माइनस यहाँ आ गया समझो। और बचा क्या, तो 3 cos t, तो 3 cos t dt ये हो गया। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, 2 तो बाहर आ गए, 2 बाहर आ गया, और साइन टी का इंटीग्रेशन बोल दो एक ही बार में। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस ऑफ कॉस टी, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। चलो कोई बात नहीं है, माइनस 3 अलग आ गया, और ये e टू द पावर t का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर t ही रह जाएगा, प्लस 3 इंटू कॉस टी का इंटीग्रेशन बोलो। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन t होता है, साइन t लिख देंगे बस, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे। चलो अब जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो जरा उस टाइप के फंक्शन का एक और देख लेते हैं हम लोग। चलो एक और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है ये। मान लो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 ये है, इंटीग्रेट करने हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने हैं। कर दो जल्दी से इंटीग्रेट इसको, चलो इसको फटाफट इंटीग्रेट करो, कर ही लोगे, पॉज लगा के करो, तब तक मैं भी पानी पीऊँ।
चलो भाई, हाँ तो इसको कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा भाई। तो ये तो बड़ा आराम से तुमने किया होगा, टी स्क्वायर डी टी। यहाँ देखो एक्स को मैंने हटा दिया, टाइम पे ले आया, क्योंकि ज़्यादातर फिजिक्स में टाइम पे डील होता है। प्लस तुमने किया होगा 2t dt, बहुत बढ़िया। और ये 4dt। अब तो तुम्हारा इजी हो गया, अब तक तो रट गए होंगे ये सारे फार्मूला। ये क्या हो जाएगा, t³/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर एक बढ़ गया तो डिवाइड हो गया। प्लस 2t²/2, 2 से 2 कैंसिल भी होगा, चलो कोई बात नहीं है। 4t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में डालेंगे, t³/3 और प्लस t² प्लस 4t dt। बोलो ठीक है यहाँ तक? बोलो भाई यहाँ तक तो क्लियर है। चलो एक काम और कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। 2 + 3t, इसको हमें इंटीग्रेट कर दो बस जल्दी से, ये कर दो, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करो। करो पॉज लगाकर। हाँ भाई कर लिए, हो गए। फिर क्या करोगे, 2 को बाहर निकाला, 2dt मतलब 2t हो गया इंटीग्रेशन, 3t²/2 तो 3 और t²/2, यही काम किया होगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, चलो काम हो गया। अब तक जो देखा हम लोगों ने, अब तक जो भी देखा हम लोगों ने, जो फॉर्मूला 5-7 फॉर्मूला जो देखा तुमने, वो सब था डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इनडेफिनेट अब तक देखा, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन देखना। इनडेफिनेट का मतलब है कि जब भी हमने इंटीग्रेट किया किसी भी चीज को, इंटीग्रेट किया तुमने x² को इंटीग्रेट किया, क्या मिला, x³/3। क्या मिला, ये x³/3 कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अभी x थोड़ी का, x का कोई वैल्यू तो नहीं डाला है, और वैल्यू नहीं डाला है तो इसका मतलब अब तक ये इनडेफिनिट ही है। अभी तक ये अनसर्टेन है कि वैल्यू है कितना, अभी तो ये x के फॉर्म में, मींस वेरिएबल के फॉर्म में ही है, इसलिए ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर मान लो किसी को हमने इंटीग्रेट किया, मान लो हमने किसी को इंटीग्रेट किया, कुछ लिमिट हम लोग डालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और वो वैल्यू इंटीग्रेट करके 5 आ जाए, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि 5 आ गया इंटीग्रेट करके। कोई लिमिट डालते हैं x1 से लेकर के x2 तक, अभी बताऊंगा कैसे लिमिट डालते हैं। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ वैल्यू हमें डेफिनेट मिलता है, फिक्स मिलता है, हाफ मिले, 0 मिले, 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, या जो भी मिले, कुछ फिक्स्ड रियल नंबर मिल जाएंगे, वो डेफिनेट वैल्यू होगा। सो उस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और ये अब तक जो पढ़ा वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, तो जो फॉर्मूला पढ़ा है सब वैलिड है, बस एक स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी मान लो हमने इंटीग्रेट किया x³ को मान लो इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे x का लिमिट डालते हैं, 0 से लेकर के x का वैल्यू मान लो 2 डाला, ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको हमें इवेलुएट करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो क्या करेंगे इसके आगे, तो ये है तो फॉर्मूला था अब तक देख रहे थे हम लोग। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है कुछ दो टाइप के इंटीग्रेशन, फॉर्मूला नहीं है ये क्या है, x1 x2 ये क्या है, इसी को हम लोगों को सीखना है। ठीक है, इसको समझना है हुआ क्या। तो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बता रहा हूँ कि x² को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद लोअर लिमिट अपर लिमिट। x जो होता है d के साथ लगा है ना, जो यही हमारा वेरिएबल है, ये जो x है वही क्या है, x है वेरिएबल। इस वेरिएबल का ये है लोअर लिमिट, इस वेरिएबल का क्या है, ये लोअर लिमिट। और इसी वेरिएबल का जो ऊपर डालते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है उसका अपर लिमिट। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका 2 तक जाएगा, और लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग क्या होगा वो जरा समझ लो, वेरी वेरी सिंपल, ऐसा कुछ नहीं, एक बार बस जानने की जरूरत है। देखो इसने बोला x³ को इवेलुएट करो भाई, x का वैल्यू 0 से लेकर के x का वैल्यू 2 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो भाई ये लिमिट को अभी छोड़ो और इसका नाता देखो कि क्या होगा इवेलुएट करके। तो x³ को जब इंटीग्रेट करते थे तो क्या मिलता था, x का पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1, कोई प्रॉब्लम नहीं,
इवेलुएट करते थे, इवेलुएट कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 2 तक इवेलुएट कर दिया। इंटीग्रेशन का साइन अब कैरी नहीं होगा, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, अपना ब्रैकेट की तरह है समझो। अब इसको कैसे इवेलुएट करेंगे, तो भाई आया कितना तुम्हारा ये बताओ, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये आया, ये लिमिट कैरी कर दिया। x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू 2 तक, ये लिखा जाए x का वैल्यू 0 x का वैल्यू 2, या नहीं लिखा जाए, समझा ये जाएगा कि x का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, इसलिए बार बार ये लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ इंटीग्रेशन में भी जो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 लिख रहा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये सीधा ऐसा भी लिखा रहता है तब भी मीनिंग वही होता है, एक्स क्यू dx, ये भी वही है, एक्स क्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये x जो d के साथ लगा होता है यही वेरिएबल होता है और इसी का लोअर लिमिट होता है, इसी का अपर लिमिट होता है, ये तो वेरिएबल है, इसी के ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, बताया ही था तुमने। इसलिए नहीं भी लिखा जाए x इक्वल टू 0 तो भी समझा यही जाएगा x का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है 2। चलो ये इवेलुएट करके उतना आ गया था कितना, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम लोग कितना ये लाएंगे वो जरा समझो, तो x टू द पावर 4 है, ठीक है, ये तो मैंने इसको दिखाया कि ये यही है। अब यहाँ तक इवेलुएट कर लिया था हम लोगों ने, अब इसका जरा हम लोग क्या काम करेंगे, तो जो अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट 2 है, x के बदले में जो आया है इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन, इसमें अपर लिमिट को डाल दो, x के बदले में 2 डाल दो, तो x के बदले में 2 डालेंगे तो 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया, x का अपर लिमिट डाल दिया, माइनस करेंगे, अब x का लोअर लिमिट डाल दो, पूरे इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट डाल दो, तो क्या हो जाएगा 0 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 ये डाल दिया, इस पूरे का वैल्यू निकाल लो। मीन्स कैसे इवेलुएट करते हैं, तो जो इंटीग्रेट करके आ गया उसमें पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट 2 डाल दो, डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 डाल दो। अब इसको इवेलुएट कर लो, कितना हो जाए बताओ, 2 का पावर 4 है, 2 टू जा 4 और 4 4 जा 16 और इधर 4 है तो क्या मिल गया 4 माइनस 0, वैल्यू क्या आ गया 4, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 4। तो ये डेफिनेट वैल्यू मिला ना हमें, इंटीग्रेट करके मिल गया ये डेफिनेट वैल्यू, मींस हमें 4 मिल गया, दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू। अब ये वैल्यू है क्या, वो मीनिंग वाले दिन समझेंगे कि ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाद की बात है। फिलहाल ये है इवेलुएट करना हो तो जैसे इवेलुएट करते थे वैसे इवेलुएट कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जब ये इवेलुएट हो जाए तो इसमें अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं हम लोग, नहीं करते इसमें, जब डेफिनेट है तो डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि ऐड कर देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा, इसलिए ऐड करने की जरूरत क्या है, अननेसेसरी मेहनत हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एज ए रूल आप याद रखो कि हमें जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी ऐड करने की, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंटीग्रेट करो फार्मूला अप्लाई करके, अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट डालो और इवेलुएट कर डालो, बस लिख लो जल्दी से इसको, फिर हम लोग और क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। जल्दी से लिखो भाई, लिखो। देखो अब एक और प्रैक्टिस कर लिया जाए, नोट कर लिया तुमने। मान लो मैं ये बोलूं cos x है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, इसका मीनिंग क्या हुआ, x इज द वेरिएबल, लोअर लिमिट मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 से स्टार्ट होगा और x इक्वल टू पाई बाई 3 अपर लिमिट तक जाएगा, ठीक है। मीनिंग वाले दिन इसका मीनिंग समझ में आएगा, ये जाने का क्या मतलब हुआ, मीनिंग वाले दिन शायद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास हो चाहे एक क्लास और लगे। अब ये बताओ इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, तो इवेलुएट करेंगे cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो फॉर्मूला पता है हमें, वो तो sin x आता है, इवेलुएट हो गया। अब तो x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालने हैं, चाहे ये लिखो या ऐसे ही लिख देते पाई बाई 6 से पाई बाई 3, सब एक ही बात है। अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, तो x के बदले में क्या डालेंगे, पाई बाई 3 डालेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा sin पाई बाई 3 माइनस sin, अब लोअर लिमिट डाल देंगे पाई बाई 6, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके। अब बताओ sin पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, sin 60 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, sin 60 डिग्री है, पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया sin 30 डिग्री, वेरी गुड। तो भाई sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और ये हाफ, तो ये वैल्यू मिल गया हमें √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया फिक्स्ड वैल्यू, आया ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये, बहुत अच्छा, कोई परेशानी नहीं, बस कितना अच्छा है।
कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बताऊंगा ही नहीं कि तुम्हें मिनिमम स्ट्रेस पड़े, सब लॉजिकली चलता रहे। आज हम लोग कन्फाइंड हैं इंटीग्रेशन के जनरल फॉर्मूला को समझने में और डेफिनेट इंटीग्रेशन समझने में। देखो अब तुम्हें एक मैं फिजिक्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में चैप्टर 3 में आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होता है, ये डेफिनेशन बाद में हम लोग समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो ये क्वेश्चन मान लो दिया गया, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर मान लो कर देते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 2t। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2 सेकेंड मोशन हुआ। ये चैप्टर 3 का समझो कि एक क्वेश्चन आ गया, हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दें, वो सब नहीं चला, वो सब 9th में चलता था। अभी फिलहाल वेलोसिटी हर टाइम पे अलग अलग है। t इक्वल टू 0 पर देखोगे तो वेलोसिटी 0 है, क्योंकि t का वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये 0, ये भी 0, वेलोसिटी 0 है। लेकिन t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी देखोगे तो 3 × 1 स्क्वायर 3 और प्लस 2 5 मीटर पर सेकंड है t इक्वल टू 1 सेकंड पे, और 2 वैल्यू रखोगे तो कुछ अलग हो जाएगा वेलोसिटी, 3 सेकंड पे अलग हो जाएगा वेलोसिटी, 4 सेकंड पे और अलग हो जाएगा, चेंजिंग वेलोसिटी। कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज v dt है भाई, तो वेलोसिटी को हम लोग रखेंगे, वेलोसिटी तो 3t स्क्वायर प्लस 2t है, तो ये रख दिया हमने v के बदले में। अब ये हो गया, हमें कहाँ से कहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई, तो t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए चाहिए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी ये कम समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे डील करेंगे, उस समय ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब समझना नहीं है। अभी ये समझना है कि ऐसे मान लो यही क्वेश्चन मैं डायरेक्ट देना चाहता था कि ये क्वेश्चन दे दिया, तो ये तो इवेलुएट कर सकते हो, खाली इसको इवेलुएट करना अभी काम है। ये कहाँ से आया वो फिजिक्स की बात है, लेकिन इसके बाद आगे का मैथ का काम है, तो मैथ वाला काम तो कर लें, अभी फिजिक्स वाला तो देख ही लेंगे जब आएगा। जब फिलहाल ये है हमारा, अगर इसको हम लोग x के फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिखते, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x और dx ऐसा लिखते, और x का लोअर लिमिट डालते 1, x का अपर लिमिट डालते 2। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता उससे, काम तो एक ही करने हैं। अब बताओ यहाँ पे इवेलुएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर है भाई, तो अलग अलग तो होता है, ये तो समझते ही हो। अब देखो इसका हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, चलो अलग अलग कर ही देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं कि 3t स्क्वायर dt, चलो अलग अलग हो गया, लिमिट कहाँ 1 से लेकर के 2 तक, प्लस 2t dt, इसमें भी इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग कर दिया, इसमें भी 1 से लेकर 2 तक। बचा क्या, अब इवेलुएट कर देने हैं, करो भाई, 3 बाहर आ गया और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3 होगा कि नहीं, हो जाएगा, और लिमिट डालेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, प्लस ये 2 बाहर आ गया और ये इंटीग्रेट करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, और लिमिट डालेंगे 1 से लेकर 2 तक। क्लियर है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर देखो, अब ये तुम चाहो तो 3 अंदर डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर यहाँ पे नहीं तुम अंदर डालो, अगर इसको बाहर निकालना चाहो निकाल सकते हो, तो ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, निकाल दोगे तो कैंसिल होंगे, तो अच्छा रहेगा। तुम्हारा TQ को निकालना है, वैल्यू डाल दोगे। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं 3 को कैंसिल्ड समझूँ तो यहाँ पे कैंसिल्ड हो गया, तो ये बच गया 2, अपर लिमिट डाला 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, ऐसा हम लोग समझेंगे, इसका इवैल्यूएशन हो जाएगा। ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर बच जाएगा, मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अगर मान लो ये काम नहीं करते तुम सोचते कि भाई मैं ऐसे निकाल लूँ, मैं नहीं कैंसिल करूँ 3, मत करो भाई। तो उसके लिए क्या करोगे, तो 3 हमारा ऐसे ही एज इट इज बेचारा बाहर पड़ा रहता, मल्टीप्लाइड हुआ रहता, और यहाँ पे हम लोग डालते अपर लिमिट 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अब तो इवेलुएट करेंगे भाई, तो अब ये बताओ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू बोलो क्या हो जाएगा ये, तो 2 क्यू, ये एलसीएम ले लेंगे 3, एलसीएम ले लिया 3, तो बच गया क्या 2 क्यू माइनस 1 क्यू,
ये मिल गया, और ये 3 3 अब तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वही 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3, दैट इज वही 8 माइनस 1। यही तो मिल रहा है यहाँ भी, ये भी तो यही मिल रहा है। इसलिए तुम हमने ये 3 को कैंसिल करा दो या 3 तुम अपना रिटेन करो, तो तुम्हारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है ना, तुम्हारा कैलकुलेशन और लेंदी हो रहा है ना, बोलो, तुम्हारा कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो रहा है कि बाद में तुम कैंसिल कराओगे, 8 माइनस 1 लाओगे, और ये यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लाएंगे भाई, ये 2 का पावर 3 2 इंटू 2 यानी क्या हो गया 8 माइनस 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 दैट इज 4 माइनस 1, इट मीन्स ये हो गया 7, ये हो गया 3, मिल करके हो गया 10, और ये वाला था 7। तो बात तो वही है ना, चाहे तो तुम ऐसे यही कैंसिल करा लो, इसलिए तो 3 दिया था कि TQ/3 आएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने दिया था कि तुम्हारा कैलकुलेशन इजी रहे। अब तुम नहीं करना चाहते तो इसको अपना रिटेन रखो और ये ऐसे ऐसे इवेलुएट करो, बात एक ही है, ठीक है, ये बात एक ही है। यहाँ आ गया ये 10 वैल्यू आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बात हो गया। उधर वाला का अगर इंटीग्रेशन करते ये t के फंक्शन में था, उधर x के फंक्शन में लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो उतना ही आना है, आंसर तो उतना ही आना है। अगर मान लो ये x में हो तो क्या होगा, तब भी काम यही होगा। देखो इसको, अब जरा इसको भी देखना, ये मत सोचना कि चलो हो गया मेरा तो काम खत्म, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे भी कर सकते थे अलग अलग, और कुछ लोगों के माइंड में आता अच्छा ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, भाई यहीं पे इंटीग्रेट कर देते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा आराम से फटाफट कर पाएंगे। हम लोग लिमिट डालने के पहले एक ही बार इंटीग्रेट कर देते हैं, मन में सोचेंगे कि अलग अलग होगी, मन में सोचेंगे कि ये अलग अलग। बताओ 3 स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, 3 कैंसिल भी हो जाएंगे ना, 3 बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x³ और प्लस ये 2x को इंटीग्रेट करेंगे, 2 चला जाएगा बाहर, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x²। दोनों इंटीग्रेट कर दिया एक ही बार में, और यहाँ पे लिमिट डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसमें क्या था, अलग अलग हमने लिमिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पूरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसको अलग इवैल्यूएट कर, इसको अलग कर रहे हैं, बाद में कंबाइन कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार में तुमने इंटीग्रेट कर दिया, तब भी यही बात है। अब देखो इंटीग्रेट हमने कर दिया है, अब लिमिट डालने हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करके आया है, उस पूरा एक्सप्रेशन में x का अपर लिमिट डाल दो, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 डालेंगे, 2³ प्लस 2², ये हो गया, अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1³ प्लस 1², यही तो हो जाएगा। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज 10, मिल जाएगा। नहीं समझे, ये हमने जब इंटीग्रेट कर दिया और 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इंटीग्रेट करके ये आ गया। अब ये आ गया देखो 2³ प्लस 2²। अब देखो वहां पे क्या आया था 2³ माइनस 1³ तो यहाँ भी तो आ रहा है 2³ माइनस 1³, 2³ माइनस 1³, और यहाँ देखा 2 पावर 2 माइनस 1 का पावर 2 तो यहाँ भी तो आ रहा है प्लस 2 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2, आ तो रहा है वही चीज, क्या फर्क पड़ता है, इसका साथ कर लिया पहले इधर और इसको इसके साथ कर लिया पहले, बात तो एक ही आएगा, आना है 10 ही, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए ये जानबूझ के दिखाया हूँ एक ही जगह, इसलिए दिखाया हूँ ताकि आप इस बात को भी पहचान लो कि हम लोग अगर ऐसा सम किया हो या डिफरेंस दिया हुआ हो, माइनस किया हुआ हो, तो जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन को हर बार अलग अलग करके, बिगिनिंग में आपको रूल जानने थे, हमने अलग अलग करके दिखाए, करना चाहिए, कभी कंफ्यूजन हो आप अलग अलग करके करो, लेकिन आप एक बार में चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। एक बार में ही इंटीग्रेट कर लिया और उस पर लिमिट डाल दिया, लिमिट में एक ही बार डाला अपर लिमिट, एक ही बार डाला लोअर लिमिट, इसमें क्या है कि अलग अलग इवैल्यूएट किया, काम यही कर सकते हैं, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है 3t²/3 आया तो यहीं पे मन में ही साफ कर दो और सीधा यहाँ इंसाफ करो, मन में ही 3 वाला प्रॉब्लम साफ कर दो और यहाँ पे अच्छा सा इंसाफ कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, इसको ज़रूर नोट कर लो। और ये समझो कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया कि वेलोसिटी दिया हुआ है इस टाइम से, तो वेलोसिटी को रख दिया और इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1 से 2 सेकंड के लिए निकालना था, 1 से 2 सेकंड के लिए निकाल दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट ये हमने अलग से दिखाया कि x में भी हो, वेरिएबल चाहे कोई हो, x हो चाहे t हो, t का फंक्शन होगा तो dt रहेगा, यहाँ x का फंक्शन होगा तो dx होगा। चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया,
नीचे वाला भी दोनों साइड का नोट कर लेना, और इससे तुम्हें ये पता लग रहा है कि हम लोग कैसे भी इवेलुएट कर सकते हैं। करें किसी भी तरह से, हमने सारे तरह के इवेलुएशन दिखा दिए, तुम नोट कर लो। चलो ये समझ गए, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलो एक और क्वेश्चन करें हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं कहूँ 2 + t dt, 2 + t dt, और यहाँ पे मैं लिमिट डाल रहा हूँ 1 से लेकर के, या -1 से लेकर के 2 तक डाल देता हूँ। चलो ये वैल्यू निकालो, a = ये है, निकालो। समझो कि ये वेलोसिटी है, तो ये a जो मिलेगा हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलो क्या मिलेगा वो फिजिक्स की बात, लेकिन अभी हमें इवेलुएट करना है। करो जल्दी करो, पॉज लगा करके एक बार कैलकुलेट करो। चलो हो गया होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई। एक ही बार इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा मैच कर लो, एक ही बार इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। अब इंटीग्रेट करते हैं, 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा सिर्फ t dt। और इंटीग्रेशन dt क्या होता है भाई, तो इंटीग्रेशन dt होता है t, होता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन dt का मतलब हो गया 1 dt, और 1 dt का मतलब हो गया t का पावर 0 dt। t का पावर 0 dt मीन्स t का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 बताया था ये सब, तो t का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स t। सो इंटीग्रेशन dt, तो यहाँ 2 बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन dt जब किया हम लोगों ने तो वो आ गया t, प्लस t को इंटीग्रेट करेंगे तो t² 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट था t = -1 से लेकर के t = 2 तक। बोलो ठीक है, यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया हमने। मैं इसका फिर से दिखा दूंगा, ये अभी शॉर्टकट मैंने लिखा, आप में से बहुत सारे लोग शॉर्टकट मार रहे होंगे अभी। अब हम लोग एक ही बार इवेलुएट कर दें भाई, 2, और ये अपर लिमिट डाल देते, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ अपर लिमिट 2 डाल देंगे, प्लस 2² 2, ये अपर लिमिट डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट है -1 तो -1 डालेंगे, तो 2 × -1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये काम करने पड़ेंगे। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। 2 × 2 4 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल, 4 और +2 हो गया, 4 + 2, कोई बात नहीं है। खूब ब्रैकेट यूज़ करना है ताकि कोई छूट न जाए, इधर उधर ना हो जाए। माइनस ये क्या हो गया, -2, और ये हो गया -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, 1/2 + 1/2, ये मिल गया पूरा वैल्यू। ये आ गया 6, और ये हो गया माइनस कितना, तो -2 और +1/2 -3/2, -3/2 और माइनस करेंगे तो +3/2, ये हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लोगे, और ये हो जाएगा 12 और 3 15, 15/2 मीन्स 7.5 इज द कंक्रीट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू 7.5। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे तो तुम निकाल लोगे, निकाला होगा कुछ लोगों ने। अब अगर कुछ लोग चाहें कि नहीं भाई मुझे तो उतना फॉर्मूला भी याद नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, तुम आराम से निकालो। आराम से कैसे निकालोगे, तो आराम से निकाला जाए। इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। जो a आना है वो a आएगा क्या भाई, तो इंटीग्रेशन 2 को रखो एक साथ अभी, -1 से लेकर 2 तक, प्लस t dt, और फिर यहाँ -1 से लेकर के 2 तक लिमिट डाल दिया हम लोगों ने, कोई परेशानी नहीं, यही तो है। दोनों में इवेलुएट कर दिया, 2 dt और t dt, 2 dt एंड t dt इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट दोनों में जाएगा भाई। जब इंटीग्रेशन दोनों में जाएगा, लिमिट भी साथ साथ दोनों में जाएगा। अब बताओ इसको इवेलुएट कर देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा इंटीग्रेशन dt -1 से लेकर 2 तक, प्लस ये हो जाएगा t का ही इंटीग्रेशन -1 से 2, इसमें कुछ नहीं करेंगे चेंज अभी, और 2 इंटीग्रेशन dt तो t होता है, कम से कम अब तक तो पहचान गए होगे, ऊपर मैंने लिख भी दिया है इंटीग्रेशन dt इज t, और ये -1 से लेकर 2 तक, और ये हो जाएगा t² 2, और ये हो जाएगा -1 से लेकर के 2 तक। वैल्यू डाल देंगे, 2 है तो यहाँ 2 डालेंगे, अपर लिमिट अब t ही आया है इंटीग्रेट करके, तो इसमें 2 डालोगे, 2 - -1, ये हो गया 2 - -1। देखो अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट डाला, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट 2² 2 -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
बोलो ठीक है। जो रूल कहता है वही काम करना है। पूरे एक्सप्रेशन में अपर लिमिट डालो 2²/2 डाल दिया, माइनस लोअर लिमिट डालो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया ऐसे काम। अब क्या, अब तो नहीं होना है बदनाम। तो बस देखो क्या हो गया, 2 बाहर निकल गया और 2 माइनस -1 तो 2 + 1 3, यानी कि ये 3 हो गया। 2 × 3 प्लस ये क्या हो गया 2, और ये देखो -1 का स्क्वायर मतलब 1 ही है तो 1/2 है, तो 2 - 1/2, बहुत बढ़िया। ये हो गया 6 और प्लस ये कितना हो गया 2 - 1/2 इज 3/2। इट मीन्स कितना हो गया, 2 एलसीएम ले लेंगे और ये 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5 मिल जाएगा। जो मिलना था वही मिल जाएगा, थोड़ा अलग अलग हो गया और कुछ नहीं है। तुम इसको भी नोट कर लो भाई, तुम इसको भी नोट कर लो। इस वाले मेथड से जो चलना चाहें जल्दी से अपना कर लिए काम, थोड़ा सा मेहनत कम पड़ गया और कुछ नहीं है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, इसलिए इस मेथड को भी लिख लो। और मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, वो आप करके नेक्स्ट क्लास में लाओगे, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, और मैं अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, वो आप करोगे। होमवर्क का क्वेश्चन +5x² डिवाइडेड बाई x dx इवेलुएट करने हैं। चलो भाई क्वेश्चन लिखो जरा होमवर्क का, कर लोगे? गिरता क्यों है भाई, गिरो मत। इसको क्या करोगे, अलग अलग कर दो भाई। x को सब में तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दोगे, सब में लगा देंगे x, उतना तो आप अलजेब्रा का काम करेंगे ही। अब ये इवेलुएट करने हैं, तो और क्वेश्चन देख लेता हूँ। 3x² + 4x³ डिवाइडेड बाई 2, वेरी वेरी सिंपल, 1 से लेकर 3 तक। थर्ड क्वेश्चन, 0 to π/2 मतलब 90 डिग्री, cos x - sin x dx, इसको भी कर लेना। 4 नंबर, x - 2 dx, और वैल्यू है 2 से लेकर 3 तक, ये इवेलुएट कर लो। 5 नंबर, 2 + t dt, सारे x वाले नहीं, कुछ t वाले भी देखेंगे, और इसको भी 2 से लेकर के 4 तक कर लेते हैं। 6 नंबर, 3x² को इंटीग्रेट करेंगे और 1 से लेकर 3 तक ये कर लेंगे। 7 नंबर, मान लो मैं sin x -π/4 से π/4 तक ये कर लेंगे। 8 नंबर, ऐसे ही t² + 2t + 5, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। t = 1 से लेकर के t = 2 तक। 9 नंबर, e⁻t 2e⁻t - 5 cos t dt, और ये वैल्यू रख देंगे 1 से लेकर के 2 तक। कोई बात नहीं है, रख देंगे, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। 10 नंबर, 2t² + 5t - 3t² dt, और ये है 0 से, चलो 0 से 2 तक कर देते हैं, ये निकाल लो बस। वेरी वेरी सिंपल। ये आप इतना काम जरूर कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, और ये करके तो हम लोग डिफरेंशिएशन के इवैल्यूएशन पार्ट पे जाएंगे। याद रहे कि मैंने सिर्फ इवैल्यूएशन पार्ट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कराया है, अभी इसका मीनिंग पार्ट अलग होगा क्लास में, और डिफरेंशिएशन का फिर वैसे ही इवैल्यूएशन और मीनिंग पार्ट अलग अलग होगा। उनको मिक्स ना करें, खूब पढ़ें, मस्त पढ़ें और मस्त रहें।